स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज में अगला लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। आज हमारा डिस्कशन पॉइंट रहेगा कि सिलेबस डिस्कशन एंड रिसोर्सेज फॉर पेपर सेकंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। सबसे पहले हम जिक्र करें कि भारत में इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। हम पाते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से एक डॉक्यूमेंट है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। और कौटिल्य की अर्थशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमें सोर्स मिलता है हमारे देश में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आया। इसके अलावा वैसे तो बीच में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन आए हैं कुछ कम समय के लिए, पर जो महत्वपूर्ण चेंज ला पाए उनमें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत कुछ चेंज हो गया एक बार जब ब्रिटिश के हम कॉलोनी बन गए, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के आने से कॉलोनियल पीरियड में जो चेंजेस आए उससे आज भी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रभावित है। इसको हम पढ़ेंगे, लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। फिर इंडिजनाइजेशन हुआ, भारतीयों का भी पार्टिसिपेशन हुआ, भारतीयों का भी समावेशन हुआ, उनके भी सहयोग लिया गया और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पब्लिक सर्विसेज में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट से लेके और तहसील प्रशासन तक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है रेवेन्यू के एडमिनिस्ट्रेशन में। वो कैसे डेवलप हुआ पुराने समय से और अब तक। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि हमारे ग्रामीण इलाकों में है और शहरी इलाकों में बिल्कुल निचले स्तर का जो शासन है उसमें कैसे तब्दीलियां आई। फिलोसफिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट का है हमारे यहाँ, किस आधार पे गवर्नमेंट चलती है, बेसिक फ्रेमवर्क क्या है जिसके अंदर हमें रहते हुए, चाहे वो शासन में लोग हों या अधिकार मांगने वाले जनता, उसी के अंदर सारे कार्य हमें निपुण ढंग से चलाने होते हैं। सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, महत्वपूर्ण फीचर्स क्या हैं, वैल्यूज किन आधार पे हमारा शासन चलता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन और उसका उपयोग और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करी है। पॉलिटिकल कल्चर क्या रहा है, क्या शुरू से ही ब्यूरोक्रेट्स हावी रहे हैं या नेतागण हावी रहे हैं, क्या चेंजेस आए बीच में, कब नेता जो पॉलिटिशियंस हैं हावी हो गए ब्यूरोक्रेट्स पे और ब्यूरोक्रेट्स ने कैसे पब्लिक पॉलिसी को बनाया, और इन दोनों के बीच का टकराव पॉलिटिकल कल्चर में पढ़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी कैसे एक साथ आते हैं, ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है डेमोक्रेसी को डीप करने में या शैलो करने में भी। डेमोक्रेसी के बहुत सारे जो फेलियर्स हैं उसमें भी ब्यूरोक्रेसी की भूमिका है, क्योंकि यह माना जाता है कि ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी बॉडी है जो सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट में बिलीव करती है, सेल्फ सर्विंग है, अपने को स्वयं पोषित करती है। ब्यूरोक्रेसी और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। भारत एक अंडर डेवलपिंग कंट्री रहा और आज भी हम डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 2047 तक एक डेवलप नेशन की कतार में आ जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी एक महत्वपूर्ण अंग है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा यह संभव हो पाएगा। तीसरी यूनिट जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, कॉरपोरेशंस हैं और आपने नाम भी सुने होंगे, ONGC है, BHEL है। इन सब का क्या योगदान है, इनका उदय क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे चेंजेस हुए, इनकी दिक्कतें क्या हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल कैसे सरकार इसमें सुनिश्चित कर पाती है। इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन इन कंपनियों के ऊपर कैसे हुआ है, कैसे क्या प्राइवेटाइजेशन आने से इनकी स्थिति सुदृढ़ हुई है या खराब हुई है। कुछ बहुत बेहतरीन उदाहरण है, जैसे टाइटन जो टाटा के साथ कोलैबोरेशन है तमिलनाडु में, वो भी एक PSU है और वेरी रिसेंटली उसके बारे में एक आर्टिकल भी छपा था। ऐसे बहुत सारे सफल उदाहरण और असफल उदाहरण को भी हम पढ़ेंगे, इनकी केस स्टडीज करेंगे। यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन गवर्नमेंट में केंद्र में जो एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट, जुडिशरी के फंक्शंस हैं, कैसे इनमें तब्दीलियां हो रही हैं, आज की स्थिति कैसे है और कैसे इनमें टकराव हुआ है, कैसे ये आपस में सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और शासन सुनिश्चित कर पा रहे हैं।
गवर्नमेंट के स्तरों में केंद्र, राज्य और लोकल गवर्नमेंट में आपस में क्या संबंध है। कैबिनेट सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सेंट्रल सेक्रेटरीट जहां पर बहुत सारे ऑफिसेज हैं केंद्र सरकार के, साथ में मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग और मंत्रालय, इनमें कैसे कार्य होता है, इनका क्या योगदान है। बहुत सारी मल्टी मेंबर बॉडीज बनाई जाती हैं जैसे बोर्ड्स और कमीशन। ये हमने जब डिस्कशन किया था पहले पेपर में वहां भी था। तो मेरा आपसे ये उस समय भी आपका ध्यान खींचने का एक मादा था कि बोर्ड और कमीशंस जब फर्स्ट पेपर में डिस्कस हो रहा है तो उसके उदाहरण आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से देने होंगे, और जब हम सेकंड पेपर में इनको डिस्कस कर रहे हैं तो उसके उदाहरण हमें कहीं ना कहीं जो हमारी थ्योरीज हैं वहां से देनी होंगी। अटैच्ड ऑफिस मंत्रालयों के साथ, और साथ में फील्ड ऑर्गेनाइजेशन, मंत्रालयों में जो काम हो रहा है वो प्लानिंग स्तर पे हो रहा है, जो मेन एग्जीक्यूशन है वो फील्ड पे होता है, बिल्कुल धरातल पे। इनका क्या संबंध है, क्या दिक्कतें हैं। साथ में प्लान और प्रायोरिटीज, मशीनरी ऑफ प्लानिंग, आपको ये भी पता है कि मैनेजमेंट का पहला अंग जो है वो ही प्लानिंग है। साथ में मशीनरी प्लानिंग की कैसे रही है, क्या रोल था प्लानिंग कमीशन का, अब प्लानिंग कमीशन नहीं रहा है तो नीति आयोग का क्या रोल है, और कंपोजिशन क्या रहा है प्लानिंग कमीशन का, फंक्शंस क्या रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्या रोल है, इंडिकेटिव प्लानिंग जहां पर प्राइवेट सेक्टर का भी महत्वपूर्ण भूमिका एक आती है। साथ में प्लान फॉर्मुलेशन कैसे होता है यूनियन और स्टेट लेवल पे, इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन फॉर प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, सोशल जस्टिस कैसे प्लान के थ्रू लाया जाता है, इन सब चीजों का हम डिस्कस करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र के बाद स्टेट लेवल पे, राज्यों के लेवल पे अलग अलग डेवलपमेंट के क्या हैं साधन है, सुनिश्चित हैं, और अलग अलग विभागों की एक भूमिका है। सो यूनियन और स्टेट के आपस में संबंध, लेजिस्लेटिव और फाइनेंस रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, कैसे फाइनेंसेस का बंटवारा होता है, रेवेन्यूज का बंटवारा होता है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव है राज्य के स्तर पे, वो काम कैसे सुनिश्चित करा पाते हैं। साथ में चीफ सेक्रेटरी जो अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, स्टेट सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टोरेट्स जिनके थ्रू एग्जीक्यूशन होता है पॉलिसीज का। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, सिंस इंडिपेंडेंस चेंजिंग रोल रहा है कलेक्टर का जब से ये ऑफिस आया, और इस पे बहुत सारा भार आज भी है। वैसे लोग कहते हैं कि कलेक्टर का रोल डिमिनिश हो रहा है, परंतु नए से नया जो कानून आता है उसमें कोई ना कोई सरकार इनको रोल दे ही देती है। यहां तक कि हम देखेंगे कि जो आपके कृषि कानून भी आए थे वहां पर भी किसानों के बीच और कंपनियों के बीच अगर कोई विवाद था उसमें भी एसडीएम का रोल और कलेक्टर का रोल था, ठीक, पर वो वापसी हो गए कानून, ये भी आपको पता है, परंतु चेंजिंग रोल रहा है कलेक्टर का। और यूनियन और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के कैसे रिलेशन रहे हैं, इंपैरेटिव ऑफ डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है डिस्ट्रिक्ट में, पुलिस का रोल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट पे के अफसर और साथ में जो ग्रामीण लेवल को लिंक करने वाली बॉडीज हैं उनके बीच में क्या संबंध रहा है। सिविल सर्विसेज की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पोजीशन है, स्ट्रक्चर कैसा है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होती है, कैसे ज्यादा से ज्यादा ऐसी प्रयास किए जा रहे हैं जैसे आरंभ के द्वारा, स्कीम के द्वारा, ठीक है, या लेटरल एंट्रीज हो रही हैं, नए ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, ई गवर्नेंस में कैसे यूज करके ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जाए, कहाँ पर टेक्निक नई लाई जाए ब्यूरोक्रेसी में, कैसे उनका चेंज हो, मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ताकि वो एजेंट ऑफ चेंज हो, चेंज एजेंट, कैटलिस्ट गवर्नमेंट के रूप में कार्य करने में सक्षम हो, साथ में हमारे देश में डेवलपमेंट ला सकें। गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव जो बहुत सारे केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। उसके अलावा केंद्र सरकार तो गुड गवर्नेंस के लिए पुरस्कार भी देती है। कुछ लोकल, कुछ प्राइवेट संस्थानें भी ऐसी हैं, जैसे थोड़े दिन पहले अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक आयोजन किया था, एक
प्लान किया था प्रोग्राम में और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को अवार्ड दिए गए थे गुड गवर्नेंस के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट हमने पहले पेपर में भी पढ़ा था, इसमें भी है, और यहाँ पर हम फर्स्ट पेपर के जो थ्योरीज है उसका उदाहरण लेंगे। डिसिप्लिन कैसे सुनिश्चित किया जाता है, स्टाफ एसोसिएशन भी है, आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन। जब भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी या अन्य जो ब्यूरोक्रेसी के मेंबर हैं उनके साथ कुछ भी अन्यायपूर्ण या फिर ऐसा उनको महसूस होता है अनैतिक हुआ है तो वो इसके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं। एक तरह से संगठित होने के प्रयास हैं ये। पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं ब्यूरोक्रेट्स के पास, वोट तो दे ही सकते हैं, इसके अलावा क्या पार्टी पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, इन विषयों पे हम पॉलिटिकल राइट्स में डिस्कस करते हैं। सो क्या जा सकते हैं, नहीं, किसी ऐसी बॉडी में डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ नहीं सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, कैसे लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और खुद ब्यूरोक्रेसी की भी समस्या सुनी जाती है। सिविल सर्विसेज की न्यूट्रलिटी, क्या हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है कि पॉलिटिकल पार्टी के प्रति ब्यूरोक्रेसी क्या हो जाए, समर्पित हो जाए, या पॉलिटिकल पार्टीज तो आती जाती रहती हैं, हमें जो स्टेट है उसके प्रति समर्पण दिखाना है। क्या हमेशा से ऐसा रहा है? नहीं, इसमें उतराव चढ़ाव देखने को मिलते रहे हैं। सिविल सर्विसेज का एक्टिविज्म, आपने देखा होगा, बहुत सारी केस स्टडीज भी आप पढ़ते होंगे कि किसी सिविल सर्वेंट ने किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन करवा दिया, या फिर हमने देखा राजस्थान में एक दो जिलों में कोविड का कोई मॉडल फेमस हो गया। तो ये क्या है? ये है एक्टिविज्म, जहां पर सिविल सर्वेंट्स अपने प्रयासों से कुछ ऐसा करते हैं कि वो उदाहरण बन जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजट और उसका पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है बजट। बजट एक केवल फाइनेंशियल एक्सरसाइज नहीं है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल भी एक्सरसाइज है, जिसके द्वारा पॉलिटिकल मैसेज भी देने की कोशिश करती है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल कर पाता है खर्चों पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल क्या है मॉनेटरी और फिस्कल एरिया में, अकाउंटिंग की कौन सी टेक्निक अपनाई जा रही है, ऑडिट कैसे होता है भारत में, कैग का रोल क्या है, ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है, कैसे इन्होंने बहुत सारे घोटालों के ऊपर प्रकाश डाला है, क्या इस पोस्ट का भी पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, इसके विषय में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट के बारे में भी विषय में बात करेंगे, पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की हम बार बार बात करते हैं। जब तक ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स नहीं होंगे, हम कितनी भी बढ़िया पॉलिसीज बना लें, पॉलिसीज वुड नॉट टर्न इनटू, पॉलिसीज का जो आउटपुट हमने डिसाइड किया है वो आउटकम में नहीं तब्दील होगा। इसका क्या अभिप्राय है? जैसे हम बात करते हैं कि हम गरीबी उन्मूलन कर देंगे, हम पॉवर्टी को एलिविएट कर देंगे, पॉवर्टी को हटा देंगे, पर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम पॉलिसीज के जो आउटपुट है उनको आउटकम में नहीं बदल पाए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हमें रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें थोड़ी बहुत ही तब्दीली करनी पड़ेगी ताकि ये ज्यादा बेहतर से इस प्रक्रिया को सुनिश्चित कर पाए। क्या इंडिपेंडेंस के बाद हमने कुछ ऐसा करने का प्रयास किया है? जी हां, लगातार ऐसे प्रयास हुए हैं, परंतु कई बार पॉलिटिक्स की वजह से, कई बार विरोध की वजह से जन सामान्य की, और कई बार जो इनर्शिया है विद इन द ब्यूरोक्रेसी, वो इस चीज को रोकने में कामयाब हो गए, या सफल जो प्रोग्राम बनना चाहिए था वो असफल हो गया। मेजर रिफॉर्म्स, इंपॉर्टेंट कमिटीज बनी हैं बहुत सारी और कमीशंस बने हैं, इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। बहुत सारे सुझाव आज भी ठंडे बस्ते में पड़े हैं या धूल फांक रही हैं फाइलें, कुछ को लगाया गया है, उनसे क्या परिवर्तन हुआ है, क्या और करने की जरूरत है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी कई तरीके के रिफॉर्म्स लाने का प्रयास किया गया है, ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करने का प्रयास किया गया है। हर समय के अनुसार जनता की समस्याएं और उन समस्याओं को सॉल्व करने में खरे उतरने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना आवश्यक है, और ये ब्यूरोक्रेसी में भी आवश्यक है। इंप्लीमेंटेशन की क्या प्रॉब्लम है? क्यों ये जो इतनी सारी पॉलिसीज हैं रिफॉर्म की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1-2 बनी है, पुलिस की रिफॉर्म्स कमीशन इतनी सारी बनी है, गवर्नमेंट के कार्य को कैसे अच्छी तरह और लगाया जाए इसके लिए रिफॉर्म्स कमीशंस बनी है, ये क्यों असफल हो गई हैं, इसका क्या प्रॉब्लम है, इसके विषय में हम पढ़ाई करेंगे, इसके विषय में आगे जानेंगे। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। आप जब ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं तो पाएंगे जो पुलिस या प्रशासन, सबसे ज्यादा भूमिका इनकी है ग्रामीण एरियो में। शहर में तो व्यक्ति को, समाज को
पुलिस और प्रशासन से ज़्यादा सरोकार नहीं है, क्योंकि उनके पास अपने भरण पोषण के लिए जो सुविधाएं हैं पूर्ण हैं, परंतु ज़्यादातर स्कीमों, गवर्नमेंट के प्रोग्राम और स्कीम, डेवलपमेंट स्कीम्स का जो फोकस एरिया होता है वो ऐसे लोग होते हैं जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, गरीब हैं और उनको जानकारी नहीं है, साधनों का अभाव है उनके पास। तो रूरल डेवलपमेंट, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हमारे पास है, एजेंसीज हैं इंडिपेंडेंस में, सिंस इंडिपेंडेंस किस किस ने ध्यान दिया है, कैसे परिवर्तन आया है। इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन से आए हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 से लेके और एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम है, उनको हम पढ़ेंगे। क्या सारे सफल रहे हैं, उनके फोसाए क्या थे और स्ट्रैटेजी क्या रही हैं, क्या समावेशन करके जनता जनार्दन का साथ लेके थे या थोपे गए थे। बहुत सारे थोपे गए थे तभी वो असफल हो गए। आपने पढ़ा होगा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, पंचायती राज की जब बात करते हैं, तो 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया और वो असफल हो गया। उसी को देखने के लिए क्यों असफल हुआ, बलवंत राय मेहता कमेटी आई। ऐसे सीरीज ऑफ कमेटी हैं। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ब्यूरोक्रेसी का। डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज की बात करेंगे, विकेंद्रीकरण क्यों जरूरी है, क्यों जनता के पास सरकार आपके द्वारा आज भी बात करी जाती है, क्यों जनता के पास अधिकार होना चाहिए अपना भाग्य निर्धारण करने का और चुनने का कि हमें कैसा शासन चाहिए। साथ में अधिकार भी होने चाहिए कि क्या ग्रामीण स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ग्राम सभा के, जो कि एक सभी 18+ जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं लोग और इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड है, उनकी बॉडी है, तो क्यों ना इन्हीं को अपने खुद के विकास के लिए अधिकार दिए जाएं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या फायदा होने वाला है, क्या फायदा हुआ है, इसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या दिक्कतें भी रही हैं। इसके अलावा हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। वैसे तो देखा जाए भारत में अब 31% 2011 के अनुसार लगभग शहरी जनसंख्या है, परंतु पिछले 10-12 सालों में बहुत तेजी से विकास हुआ है, शहरीकरण बढ़ा है, समस्याएं भी बढ़ी हैं, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया है। पर क्या हमारी जो शहर हैं पूरी तरह बदल गए हैं? अब भी वही प्रॉब्लम्स मौजूद हैं जो 1950 के दशक में थी। क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से हमने प्रयास किया है, म्युनिसिपल गवर्नमेंट क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, फीचर्स क्या है, फिनेंस की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या सुधार आए जब इसको संवैधानिक रूप दिया गया। ग्लोबल और लोकल डिबेट और न्यू लोकलिज्म का जो यूके से एक कॉन्सेप्ट आया और आगे बढ़ा, वो हम भारत में भी देख रहे हैं। डेवलपमेंट के डायनेमिक्स जो हैं, कैसे डेवलपमेंट क्या एक सब जगह एक जैसा होता है, क्या डेवलपमेंट को भी कभी कभी जनता नकार देती है, ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है, पॉलिटिकल क्लास का क्या रोल है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू सिटी मैनेजमेंट। सिटी की जो समस्याएं हैं ग्रामीण समस्याओं से बहुत अलग हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत दबाव है। साथ में जो कूड़ा वेस्ट जनरेशन है उसको कैसे देखते हैं, नालियों की समस्या, सड़कों की समस्या, पार्क की समस्या और साथ में जो वृद्ध लोग हैं उनकी समस्याएं, ऐसी जो बहुत ही जन सामान्य की समस्याएं हैं, उनको देखते हुए कैसे सुलझाया जा सकता है इसको, ब्यूरोक्रेसी का इसमें क्या रोल है, कैसे भारत में ये चलता आया है। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, ब्रिटिश लिगेसी कैसे रही है। हमारे पास तो पुलिस एक्ट 1861 का पुलिस एक्ट है, साथ में आपका इंडियन पीनल कोड है, CRPC है, इंडियन एविडेंस एक्ट है। ये सारे तो ब्रिटिश लिगेसी ही है। साथ में पुलिस जो कि दमनकारी थी 1950 से, वो कैसे जनता की पुलिस बन गई क्या? अपने आप में ब्रिटिश एक पुलिस स्टेट था। उसके बाद क्या डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, क्या लोगों में संवेदना आई, क्या जनता जनार्दन को केवल और केवल स्लेव की दृष्टि से या पिछड़े हुए की दृष्टि से देखना बंद किया? नेशनल पुलिस कमीशन बनी जब पुलिस ने बहुत अत्याचार किए एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। उसके क्या सुझाव रहे, क्या इन सुझावों को ग्राउंड पे उतारा गया? साथ में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कौन सी हैं भारत में? NIA है, CBI है, ये क्या कार्य करती हैं? साथ में सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज का क्या रोल है, इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। पैरामिलिट्री फोर्सेस का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि स्टेट की पुलिस
कई जगह पर हमें नाकारा दिखाई देती हैं, क्योंकि उन्होंने जो उनके प्रथम अधिकार थे पावर यूज करने के, उसको छोड़ दिया और उन्होंने अपना भार डाल दिया CAPF पे, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस पे। इनकी क्या समस्याएं हैं और अलग अलग बॉर्डर एरिया में अलग अलग जो टाइप की समस्याएं हैं उनमें कौन सी ऐसी फोर्सेस यूज होती हैं। इन काउंटर इंसर्जेंसी और टेररिज्म की प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करी गई है। अब देखिए जो ये डायरेक्टली जो आप देख रहे हैं टॉपिक्स, ये सारे के सारे आपके GS में भी हैं। तो यहां पर जब आप पढ़ेंगे पूरी तरह GS का कोर्स आपका साथ में कंप्लीट होता जाएगा। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्रिमिनलाइजेशन हुआ है। पहले क्रिमिनल्स बहुत कम थे और एक रिपोर्ट के अनुसार जो आपके 2009 से लेके 2019 तक की लोकसभाएं हैं, इन 10 सालों में जिन हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं MPs, उनके ऊपर लगभग 40% से ज्यादा केस वाले MP हमें मिले हैं। इसका मतलब यदि 2009 में 100 लोगों के पास आपराधिक मुकदमे ऊपर दर्ज थे तो इस बार 140 से ज्यादा हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? पॉलिटिक्स में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन भी मदद करता है ऐसे पॉलिटिशियंस की? क्या कोई नेक्सस है ऐसा? आप देख पाते हैं कि जैसे खनन के मामले हैं या फिर नदियों के किनारे से अवैध कब्जे होते हैं जमीनों पे, नदियों के किनारे, क्या इसमें ब्यूरोक्रेसी भी कहीं आती है? और नहीं आती है तो ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे ब्रेव ऑफिसर्स खनन को रोकते समय मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। रिसेंटली एक ऐसा एग्जाम्पल, एक DSP महोदय की डेथ हो गई थी, हरियाणा में हुआ था। तो ये क्यों बढ़ा है और इसके विषय में क्या कुछ सरकारों ने मनन चिंतन किया है? अखबारों में रोज आता है, इसको हम पढ़ेंगे। साथ में पुलिस और पब्लिक के रिलेशनशिप कैसे रहे हैं? क्या पुलिस वही पुलिस है जो डंडे के दबाव पे काम करती थी, मतलब कि पुलिस स्टेट वाली, या फिर पीपल्स पुलिस बनने को तैयार हुई है? क्या वेलफेयर स्टेट में पुलिस की क्या रोल है? इसके अलावा पुलिस के अपने रिफॉर्म्स हैं, इतनी सारी कमिटीज हैं, नेशनल पुलिस कमीशन है, जूलियन रिबेरो कमिटी है। इसके अलावा प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक फेमस केस है ही। रिसेंटली इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण बुक भी आई है। अपने जीवन में जो इन्होंने प्रयास किया पुलिस रिफॉर्म के बारे में, बड़े ही ईमानदार ऑफिसर रहे हैं। इन सब ऐसे ऑफिसर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, केस स्टडीज पढ़ेंगे, कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होती है ये पढ़ेंगे, वन नेशन वन पुलिस क्या है, क्या जरूरी है ये पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप देखें सिग्निफिकेंट इश्यूज जो हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में अभी, वैल्यूज क्या होनी चाहिए पब्लिक सर्विस की, रेगुलेटरी कमीशंस हैं हमारे भारत में, जैसे RBI है, सेबी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, ऐसे ही फूड के लिए FSSAI है, दवाइयों के लिए अलग है। ये क्या फेल भी हो जाती हैं और फेलियर क्यों हुए हैं, क्या इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है? इसके विषय में हम बहुत सारी रेगुलेटरी कमीशंस और उनकी दिक्कतों को पढ़ेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्यों जरूरी है ह्यूमन राइट्स और क्या ह्यूमन राइट्स का हनन होता है और कौन हनन करता है? ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि सरकार का वो अंग है जो एक तरह से टूथ एंड नेल है, और वो स्ट्रीट लेवल जो ब्यूरोक्रेसी है वो कभी कभी टकराव हो जाता है और कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिससे हमारे देश में ह्यूमन राइट्स का भी हनन के कुछ मामले आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कोलिशन रिजीम में कैसा रहा है? कोलिशन रिजीम, जब एक किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकारें नहीं आती हैं तो रीजनल पार्टी और कई पार्टियों से मिलके एक समूह बनता है। वहां पर कभी ना कभी हमें देखने को मिलता है कि रीजनल पॉलिटिक्स हावी हो जाती है और नेशनल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं। इनकी समस्याएं क्या हैं? साथ में सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरफेस, कहां कहां पर सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन मिल रहे हैं। अभी तो ई-गवर्नेंस के आने से हम देख रहे हैं, ई-गवर्नेंस के आने से हमें दिखाई दे रहा है, लिखा जा रहा है, स्कॉलर्स लिख रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने आप में स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी अब नादारद हो रही है। मतलब लेखपाल, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तहसीलदार, ये सब अब फील्ड में नहीं जाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी को रिप्लेस कर दिया है स्क्रीन लेवल ब्यूरोक्रेसी ने। स्क्रीन लेवल ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, अब कंप्यूटर है, आप इसमें कोई भी फॉर्म फिल कर लीजिए। और हमें टेक्नोक्रेसी देखने को मिल रही है और
सिस्टम्स वालों की ब्यूरोक्रेसी देखने को मिल रही है। ठीक है, सो ये क्यों हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं इंटरफेस में, क्या हम उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ और उतने ही प्रयासों से ब्यूरोक्रेट्स के पास जा रहे हैं, क्या तहसील दिवस पुलिस दिवस सफल हो रहे हैं, इन सब चीजों पे हम चर्चाएं करेंगे। और भी इंटरफेस हैं जहां पर ब्यूरोक्रेसी पुलिस जनता जनार्दन के साथ उसका मेल होता है। मेल होने का मतलब है दोनों का प्रयास होता है कि ब्यूरोक्रेसी के द्वारा जनता की समस्याओं को सुलझाया जा सके, और जनता मुखातिब होती है ब्यूरोक्रेसी से। करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन सबको पता है, आपको पता है, करप्शन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है हमारे लिए, जिसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है, बड़ी प्रॉब्लम है। और बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स भी क्या हैं, हमें देखने को मिलता है, वो भी कई बार ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या रोल है ब्यूरोक्रेसी का? बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि फील्ड पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसी तरह तहसीलों पे तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस का भी रोल है। समय समय पे जब डिजास्टर आता है तो हम देखते हैं राहत और बचाव कार्य के लिए पूरा महकमा प्रशासन और पुलिस का लग जाता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ में अब देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या हैं हमारे पास। हमारे पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक बुक है, रमेश अरोड़ा जी की और रजनी गोयल जी की। रमेश अरोड़ा जी ने काफ़ी काम है इनका कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी, इन्होंने पीएचडी भी बाहर की यूनिवर्सिटी से की थी, और एक पतली सी उसके ऊपर बुक भी है। खैर, यहाँ पर जो इन्होंने वो बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हम उसमें से नोट्स बना के देंगे आपको। साथ में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की जो रमेश अरोड़ा और रजनी गोयल जी की जो बुक है, अच्छी बुक है। साथ में एक और बुक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की फाडिया एंड फाडिया, काफ़ी मोटी बल्कि बुक है, ज़्यादातर टॉपिक्स कवर्ड हैं। इनमें से आप कोई भी एक ले लें, महत्वपूर्ण किताबें हैं और पर्याप्त होगी कोई भी एक। योजना और कुरुक्षेत्र जो मैगजीन है, वो भी इनके कई टॉपिक डायरेक्टली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक्ड होते हैं। अब आपको सारी की सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर जैसे कुछ दिनों पहले ही ई गवर्नेंस पे एक टॉपिक आया, एक एडिशन आया, वो आप खरीद लें। ठीक, और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना तो बहुत बेनतहा ज़रूरी है, क्योंकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ही डायनेमिक और एक्शन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, और न्यूज़पेपर्स में जो हो रहा है वो ही घटित हो रहा है रोज एडमिनिस्ट्रेशन में। साथ में नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा नीति आयोग जो है समय समय पर जो भी ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड डेवलपमेंट से रिपोर्ट निकालता है, इंडेक्सेस निकालता है, पेपर्स निकालता है, वो पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। उसके विषय में हम आपको सहायता करेंगे ही अपनी तरफ से। इसके अलावा इग्नू की जो एमपीए की जो बुक्स हैं बहुत अच्छी हैं, और इसमें बहुत सारे डायग्राम ऑफ फ्लो चार्ट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, और बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी पढ़नी बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो जर्नल है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें रिसर्च पेपर आर्टिकल्स छपते हैं, वह काम हम करेंगे आपके लिए। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण रिसोर्सेज जिनकी हमने बात करी, और साथ में मुझे पूरा यकीन है कि आप और हम मिलके बहुत ही अच्छी तैयारी करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। आज के लेक्चर में इतना ही, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।